हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर 1 में से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड इसके ऊपर बाहर के किसी पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और सर्कल की रेडियस की जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि जिस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट सर्कल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपके चैप्टर नंबर 10 में थ्योरम 10.1 में ये कहा गया है कि किसी भी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होता है उस सर्कल की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस तरह से जो ट्राइंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है वो है O और सर्कल के जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो है पॉइंट Q और जो एक्सटर्नल पॉइंट है यानी कि जहाँ से वो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट है P। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर OP की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो OQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर क्योंकि सर्कल की रेडियस है, PQ की लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ हम ये लिख सकते हैं कि OP का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर के। देन इसके बाद ये जो OP का स्क्वायर है इसको आप राइट हैंड साइड में भी ले जा सकते हो स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी कि OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि OQ है 3 तो यानी कि 3 स्क्वायर एंड PQ है 4 दैट मीन्स 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 25। देन इस 25 का रूट हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि OP की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और यही इस सम के अंदर हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद है नेक्स्ट सम नंबर 10 और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और बीच में वर्ड यूज़ किया गया है और। इट मीन्स इस तरह से अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आपको उन दोनों स्टेटमेंट में से किसी भी एक स्टेटमेंट को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है वो है, इफ़ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आप ये सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों ट्राइंगल में से ट्राइंगल ABC की जो साइड AB है वो है 5.5 सेंटीमीटर और ट्राइंगल PQR की जो साइड PQ है वो है 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर आपको दिया गया है 70 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपको ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए, जैसे कि हमें गिवन है कि ट्राइंगल अगर सिमिलर है दैट मीन्स इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं हम उनको कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। तो ABC इज सिमिलर टू PQR जिसमें से AB और PQ की लेंथ हमें गिवन है। नाउ सिंस ABC इज सिमिलर टू PQR सो कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। अब जैसे कि हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है AB एंड PQ की, तो AB की वैल्यू है 5.5, PQ की वैल्यू है 11। अब यहाँ पर इस 5.5 का अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो इस तरह से फ्रैक्शन बन जाएगा 55 बाई 110। 55 से इन दोनों को डिवाइड करके आप लिख सकते हो 1/2। इट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो है वो 1/2 है। तो AB बाई PQ भी 1/2 के इक्वल, BC बाई QR भी 1/2 के इक्वल एंड AC बाई PR भी जो है 1/2 के ही इक्वल होगी। अब यहाँ से अगर आप AB की वैल्यू निकालते हो तो आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ PQ।
इसी तरह से बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। अब हमें यहाँ पर गिवन है ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर जो है 70 सेंटीमीटर, और किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर इट मीन्स उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू है 70। अब जैसे कि अभी हमने लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी क्यू, तो वो वैल्यू हम यहाँ ए बी की जगह पर रख सकते हैं। इसी तरह से बी सी की वैल्यू भी हम इसमें पुट करेंगे एंड ए सी की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हो कि इन तीनों टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो है 1/2। तो अगर आप उस 1/2 को कॉमन ले लेते हो तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और जो बाहर 1/2 कॉमन लिया गया है तो आप इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो 70 के साथ मल्टीप्लाई में। तो 70 इंटू 2 बन जाएगा 140, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, यानी कि ये उस ट्राइंगल पी क्यू आर की तीनों साइड्स का सम है। इट मीन्स ये ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर है, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। आप इसी सम को एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो। देखिए, जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हो कि ए बी और पी क्यू की लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि अगर आप 5.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तभी वो इक्वल आ जाएगा 11 सेंटीमीटर के, यानी कि ए बी सी की जो साइड्स हैं उनका 2 टाइम्स करने पर, उनका डबल करने पर आपको ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड्स मिल रही है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी के पेरीमीटर का डबल कर देते हो, इट मीन्स अगर आप 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास पी क्यू आर का भी पेरीमीटर आ जाएगा, और वो होगा 140 सेंटीमीटर। और देखिए, जब हमने इसको फुली सोल्व किया तब भी हमारे पास आंसर 140 सेंटीमीटर ही आया था। इसके बाद इसी सम की जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है तो वो है कि इफ़ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, देखिए कंसेंट्रिक सर्कल हम उन सर्कल्स को बोलते हैं जिनका सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है। तो इसमें कहा गया है कि अ कोड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल बिकम्स अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो आप सभी जानते हो कि किसी भी एक सर्कल के अंदर अगर हम उसकी बाउंड्री पर किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स जो ड्रॉ करते हैं तो उन लाइन सेगमेंट्स को कहा जाता है उस सर्कल के कोड्स। एंड जो सर्कल का डायमीटर होता है वो उसकी लॉन्गेस्ट कोड होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो बड़े वाला सर्कल है उसकी एक कोड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और वही कोड छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट भी है, यानी कि वो बड़े वाले सर्कल की तो कोड है बट वो छोटे वाले सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। दैट्स वाई वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि उस बड़े सर्कल की रेडियस को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप 2 कंसेंट्रिक सर्कल को ड्रॉ करते हो और यहाँ पर आप ड्रॉ करते हो एक कोड बड़े सर्कल के अंदर जो कि छोटे सर्कल का टेंजेंट भी है, तो यहाँ पर जो छोटे वाले सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो उस टेंजेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मीन्स अगर इस कोड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसके बाद दोनों सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट पर होगा। तो अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ तो ये उस छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है बड़े वाले सर्कल की रेडियस को। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर इस कोड को लेट करके चल सकते हो ए बी, यानी कि हम मानकर चलेंगे कि कोड का जो नाम है वो है ए बी, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आप इसको भी कोई नाम जैसे एम या पी या डी या सी कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो। और जो सर्कल का सेंटर है ओ, अगर आप उस ओ को ज्वाइन करते हो ए के साथ या उसको ज्वाइन करते हो बी के साथ तो वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये जो रेडियस है ओ एम एंड ये जो टेंजेंट है ए बी, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये थ्योरम 10.1 में कहा गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस एंड टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
इट मीन्स ये जो ट्राइंगल बनेगा ये ट्राइंगल हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस तो है 10 सेंटीमीटर, जिसका परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है इसका हाइपोटेन्यूज, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट O be the center of concentric circles and APB be the chord of the length 20 सेंटीमीटर। कि यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं एंड APB ये एक कोड है बड़े वाले सर्कल की जो छोटे वाले सर्कल को पॉइंट P पर टच कर रही है। इट मीन्स कि जो पॉइंट P है वहाँ पर इस कोड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर के। यहाँ पर ज्वाइन किया गया है O को P के साथ और इसकी वैल्यू है 7 क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियस है और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर बड़े सर्कल की रेडियस यानी कि OA को। तो हम इसमें लिखेंगे कि AP एंड BP ये दोनों सेम लेंथ के हैं जो कि हैं 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल AOP में यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम को तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल AOP OA स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 100, OP की वैल्यू है 7 तो 7 का स्क्वायर 49। नाउ 100 प्लस 49 इज 149 और क्योंकि 149 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इट मीन्स OA को हम लिखेंगे कि OA की जो लेंथ है यानी कि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है रूट 149 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। कि 100 नंबर में से 101 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो देखिए जैसे कि आपका टेस्ट या एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक मैक्सिमम नंबर होते हैं, जैसे कि आपका टेस्ट 10 मार्क्स का है या फिर 20 मार्क्स का है या फिर आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है या फिर आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो जितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं अब आपके उस टेस्ट में या उस एग्ज़ाम में जो नंबर आएंगे या तो वो मैक्सिमम मार्क्स के ही इक्वल हो सकते हैं। अगर आपने अपनी अच्छी तरीके से तैयारी की है, अच्छे तरीके से आपने स्टडी की है तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स आप गेन कर सकते हो। यानी कि अगर 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का टेस्ट है तो आप उतने ही नंबर ले सकते हो, या फिर अगर 80 मार्क्स का या 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 80 और या 100 ही मार्क्स आपके आ जाएंगे। बट अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक से आपने नहीं पढ़ा है या फिर आपने सम्स की या क्वेश्चन आंसर की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो आपके जो मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स से कम होंगे। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पर वही हमसे पूछा गया है कि अगर 100 मार्क्स का कोई भी एग्ज़ाम या टेस्ट है तो उस 100 में से 100 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए ये है एक इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि 100 में से किसी के 101 मार्क्स आ जाए। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0। इट मीन्स इस सम का आंसर हमारा हो जाएगा 0 कि ऐसा जो इवेंट जो इम्पॉसिबल है उसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो हो जाएगी 0। और ये भी आपको याद रखना है कि इम्पॉसिबल का ही जो अपोजिट होता है, इम्पॉसिबल का अपोजिट होता है श्योर इवेंट, यानी कि ऐसा एक इवेंट जो कन्फर्म है कि वो होना ही होना है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कभी पूछ ली जाए तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1। ये आपको याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 0 है बट उसी का जो अपोजिट है इट मीन्स श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा ही 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रिग्नोमेट्री से हैं। और अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप सोल्व करोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है इफ़ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जैसे कि साइन कोस टैन, अगर आपको इस तरीके से दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा या आपको दिया गया है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगी। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों का एक ही मतलब है।
तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री, इट मीन्स इसका ये मतलब है कि जो tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी आपको उसका स्क्वायर करना है। तो आपकी बुक में ही एक्सरसाइज 8.2 से पहले एक टेबल दी गई है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशोज़ की 5 एंगल्स के लिए वैल्यू दी गई है, और वो वैल्यू जो एंगल्स हैं वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो एक्सरसाइज 8.2 के सम्स को सोल्व करने के लिए भी इस टेबल का यूज़ किया जाता है, और जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसके भी जो सम है वो भी उसी टेबल की हेल्प से ही सोल्व हो सकते हैं। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए या फिर आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। एक्सरसाइज 8.2 वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि उस टेबल को सिंपल तरीके से किस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो, एंड देन उसकी जो वैल्यू है उनको आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी होगी tan 45 की, एंड देन हम उसका करेंगे स्क्वायर। तो आप जानते हो, आप टेबल से देख भी सकते हो, वैसे ही आपको याद होना चाहिए या फिर टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे cos 30 की, एंड देन उसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर हमने उसका भी स्क्वायर लिख दिया। देन उसके बाद राइट हैंड साइड में है x, फिर है sin 45, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, एंड देन उसी के मल्टीप्लाई में है cos 45, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। बट यहाँ राइट हैंड साइड में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का स्क्वायर गिवन नहीं था। तो अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर होगा 1, और √3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें से √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इससे अलग यहाँ राइट हैंड साइड में तो 1 × 1 इज़ 1, एंड √2 × √2 इज़ 2, फिर जिसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x/2। तो जब आप यहाँ पर इनको एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 4 -3, तो ये आ जाएगा 1/4। अब इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 2/4। नाउ 2/4 को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1/2। अब आपको इसमें यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि जो sin 45 एंड cos 45 की वैल्यू है वो दोनों सेम होती हैं, तो इसी तरह से tan 45 और cot 45 इन दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल होगी, ये वैल्यू भी दोनों सेम होती हैं, ये होती है 1। और इनसे अलग secant 45 एंड कोसिकेंट 45 इन दोनों की वैल्यू भी सेम ही होती है। तो secant 45 एंड कोसिकेंट 45 इन दोनों की वैल्यूज होती हैं √2। यानी कि ये भी आपको याद रखना है कि 45 डिग्री पर साइन और कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है, tan एंड कोट इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, और secant एंड कोसिकेंट इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसके बाद इसी में जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दी गई थी, यहाँ पर है कि इफ sin a इक्वल्स टू 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 + 4 cot स्क्वायर a। तो ये जो आपको स्टेटमेंट फाइंड करनी है इसके लिए आपको पता होना चाहिए cot a की वैल्यू, लेकिन आपको यहाँ पर गिवन है सिर्फ sin की वैल्यू। तो हम यहाँ पर sin की वैल्यू का यूज़ करके फाइंड करेंगे पहले cot a की वैल्यू को, और उसको हम यहाँ पर पुट करके फिर सोल्व करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इनमें से जो p/h है यही होता है साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको दी गई है 2/5 और इसका फॉर्मूला है p/h, यानी कि ये एक ऐसे ट्रायंगल के लिए वैल्यू आपको दी गई है जिसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो हो जाएगा 2:5। तो अगर आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो इसमें अगर आप यहाँ पर लिखते हो एंगल A, तो इसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड है उसको हम कहेंगे बेस।
और इस ट्राइंगल का नाम आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ साइन ए की वैल्यू है 2/5 और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर तो है 2 और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 5। तो हमें फाइंड आउट करना होगा पहले इसके बेस को, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वहाँ पर सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25, देन हम स्क्वायर करेंगे 2 का, वो हो जाएगा 4, तो 25 माइनस 4 ये आ जाएगा 21। और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इस ट्राइंगल के बेस की। इट मीन्स इस ट्राइंगल का जो बेस है वो है √21। अब जैसे कि हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है कोट ए की, तो आप जानते हो कि कोट का जो फॉर्मूला है कि जो कोट है वो रेसिप्रोकल होता है tan का, और tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स कोट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ ट्राइंगल में बेस तो है √21 और इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 2, यानी कि कोट ए की वैल्यू हो जाएगी √21/2। और अब इस √21/2 को यहाँ पर हम पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 5 + 4 और कोट ए की वैल्यू जैसे कि अभी हमने फाइंड की है √21/2 और यहाँ पर कोट स्क्वायर ए है, यानी कि कोट ए की वैल्यू का स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करोगे तो देखिए √21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 से 4 को डिवाइड करके हमारे पास बचता है 5 + 21 और इन दोनों का सम हो जाएगा 26 और यही इस सम का आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस सम को एक और मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए कि इसका जो दूसरा मेथड है सोल्व करने का, यहाँ पर हम बिना किसी ट्राइंगल का यूज़ किए केवल फॉर्मूले की हेल्प से साइन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोट की। तो देखिए साइन जो है ये रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का। मीन्स अगर साइन की वैल्यू 2/5 है तो कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी 2/5 का ही रेसिप्रोकल, यानी कि 5/2। और कोसिकेंट और कोट का एक रिलेशन है, इनकी एक आइडेंटिटी होती है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 के। तो अगर आप यहाँ पर इस आइडेंटिटी में, इस फॉर्मूले में कोसिकेंट की वैल्यू को पुट कर देते हो 5/2, तो आप वहाँ से भी कोट की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। इट मीन्स यहाँ पर आप देखिए कोसिकेंट स्क्वायर को लिख सकते हो 5/2 का स्क्वायर, देन इसके बाद है माइनस कोट स्क्वायर ए एंड राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1। तो 5/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25/4। इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ माइनस में और राइट हैंड साइड में चला जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जब आप इसको एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा एलसीएम में 4 और ऊपर आ जाएगा 25 - 4। इट मीन्स 21/4 और ये 21/4 ये वैल्यू है कोट स्क्वायर ए की, यानी कि अगर आप यहाँ से कोट ए की वैल्यू को फाइंड करोगे तो आपको 21/4 का रूट करना पड़ेगा, जिनमें से 21 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेगा √21, बट 4 के रूट को हम लिख सकते हैं 2। और अभी आपने देखा जब ट्राइंगल वाले मेथड से हमने कोट की वैल्यू को फाइंड किया था तो भी वो √21/2 ही उसकी वैल्यू आई थी। तो अब यहाँ पर आप इस √21/2 की वैल्यू को इस स्टेटमेंट में जब पुट करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 21/4। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट एंड 5 + 1 इज 26। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 13। In the given figure, if triangle ACB and triangle APQ are similar and BABC are 6 cm and 8 cm and PQ is 4 cm, then find the length of AQ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर हमें 3 साइड्स गिवन हैं और एक साइड फाइंड करनी है। इट मीन्स यहाँ पर हम साइड वाली प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर हमें जो मेजरमेंट दिए गए हैं वो है BA इज़ 6 cm, BC इज़ 8 cm, PQ इज़ 4 cm और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर AQ को।
तो जिस तरीके से यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया गया है, हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को जब प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC बाय AP इज इक्वल टू CB बाय PQ इज इक्वल टू AB बाय AQ। मीन्स यहाँ पर हम ट्राइंगल की साइड्स का नाम देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि AC के साथ AP को, उसके बाद CB के साथ PQ को एंड AB के साथ AQ को। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल में देखिए कि जो इसकी साइड AC और AP है, ये ना तो हमें गिवन है और ना हमें फाइंड करनी है। इट मीन्स यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम सिर्फ कंपेयर करेंगे इन दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को कि CB बाय PQ इज इक्वल टू AB बाय AQ। तो CB की वैल्यू आप डायग्राम से देख सकते हो, ये है 8 एंड PQ की वैल्यू ये है 4 इज इक्वल टू AB की वैल्यू ये है 6 एंड AQ की वैल्यू ये हमें फाइंड करनी है। तो अगर अब आप यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा कि 8 इंटू AQ इज इक्वल टू 4 इंटू 6 मीन्स 24। नाउ AQ इज इक्वल टू 24 बाई 8 और 24 को 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पर। इट मीन्स AQ की जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और यही इस सम का आंसर होगा। तो देखिए अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। वैसे तो तीनों ही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, बट हम यहाँ पर केवल उन्हीं को लिखेंगे जो या तो हमें गिवन है या फिर हमें फाइंड करनी है। उसके बाद जब आप यहाँ पर इसमें पुट करोगे इनकी वैल्यूज़ को, तो इस तरह से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेटमेंट बन जाएगी कि 6 इंटू 4 बाई 8, तो 6 4 जा 24, जिसको 8 से डिवाइड करके यहाँ आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और यही इस सम में हमें फाइंड करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि इन द गिवन फिगर इफ़ AP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड RC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पूरे ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसकी तीनों साइड्स को ऐड करना होगा। बट यहाँ पर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स की पूरी लेंथ नहीं दी गई है। इट मीन्स सबसे पहले हमें यहाँ पर इन ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके मेजरमेंट को फाइंड आउट करना होगा। तो चैप्टर 10 में जो थ्योरम नंबर 10.2 है उसमें आपने पढ़ा है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। अब यही थ्योरम, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए पॉइंट A से यहाँ पर एक टेंजेंट AP और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया गया है AR। तो अगर AP की लेंथ 2 है इट मीन्स AR की लेंथ भी हो जाएगी 2। फिर पॉइंट B से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है BP और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया गया है BQ। तो अगर यहाँ BQ की लेंथ 3 है तो BP की लेंथ भी हो जाएगी 3। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट C से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है CR और दूसरा टेंजेंट है CQ। तो अगर CR की लेंथ 4 है तो CQ की लेंथ भी 4 ही हो जाएगी। अब इस तरह से यहाँ पर इस ट्राइंगल में जो AB की टोटल लेंथ होगी ये हो जाएगी 2 + 3 यानी कि 5। उसके बाद जो यहाँ पर BC की लेंथ होगी ये हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7। उसके बाद जो AC है उसकी लेंथ 2 + 4 यानी कि 6। तो यहाँ पर हमने उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को फाइंड कर लिया है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अब उस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। तो AB + BC + AC यानी कि 5 + 7 + 6, तो 5 + 7 12 एंड 12 + 6 इज 18। तो इस तरह से इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर।
अब इसी सम को आप एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी सोल्व कर सकते थे। जैसे कि आप देखिए कि आपको ट्रायंगल की साइड्स की कंप्लीट लेंथ गिवन नहीं है, केवल आपको इनका हाफ पार्ट गिवन है 2, 3 एंड 4। तो अगर आप यहाँ पर इन तीनों को ऐड करते हो 2 + 3 5, 5 + 4 इज 9, और आप केवल 9 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उस 9 का डबल कर दो, तो भी आपके पास इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी आप जल्दी से इस सम का आंसर फाइंड कर सकते हो। बट जो पूरा सॉल्यूशन है वो अभी आपको मैंने बताया ही था कि पहले आपको वहाँ पर उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की कंप्लीट लेंथ को फाइंड आउट करना होगा, एंड देन जब आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास उस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट सम नंबर 15। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल भी है, यानी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है और वो आइसोसेलेस भी है, उसकी दो साइड्स इक्वल भी हैं। तो देखिए अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स वहाँ पर एक एंगल होगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को ही हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो उस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो उसकी किसी भी साइड के इक्वल नहीं हो सकता। बट जैसे कि हमें कहा गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, यानी कि इसकी दो साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज तो इनमें से किसी के इक्वल नहीं होगा, बट जो इस ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर हैं वही एक दूसरे के इक्वल फिर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो है 6√2 सेंटीमीटर, तो जो बाकी की दो साइड्स हैं उनकी लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, right angled at B having AB is equal to BC. So in right angle triangle by using Pythagoras theorem आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इसका हाइपोटेन्यूज है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 6√2, और राइट हैंड साइड में AB प्लस BC, तो AB और BC दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स आप दोनों की जगह पर किसी एक का नाम लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो इस तरह से ये बन जाएगा 2AB स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में जब हम 6√2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36 एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। देन इसके बाद यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और वैल्यू हमारे पास आई है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इस स्क्वायर को जब आप इधर रूट के फॉर्म में लेकर जाओगे तो 36 का रूट आपके पास आ जाएगा 6। इट मीन्स उस ट्रायंगल की जो बाकी दो साइड्स हैं उनकी लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है नेक्स्ट सम नंबर 16, और इसकी यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि एक इंटरनल चॉइस है। अगर एग्जाम में इस तरह से आता है तो आपको इनमें से कोई एक स्टेटमेंट को सोल्व करना होगा। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ sin 45 डिवाइड बाय secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज 8.2 में जो टेबल दी गई थी उसके अंदर सभी वैल्यूज़ के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो या तो आपको वो वैल्यूज़ याद रखनी है या फिर वो टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के सम्स को सोल्व कर सकते हो। तो sin 45 डिग्री की जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है 1/√2। इसके बाद secant 30 की वैल्यू, तो देखिए secant जो है ये रेसिप्रोकल होता है cos का, यानी कि cos 30 की वैल्यू जो है ये होती है √3/2। तो secant 30 की वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट मीन्स 2/√3। और जो कोसिकेंट है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, और sin 30 की जो वैल्यू है ये होती है 1/2। इट मीन्स कोसिकेंट 30 की वैल्यू ये 1/2 का ही रेसिप्रोकल, जिसको आप 2/1 या सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1/√2 और डिनोमिनेटर में है 2/√3 + 2। तो जो न्यूमरेटर में 1/√2 है उसको आप लिखिए एज इट इज़, और इसके डिनोमिनेटर में उन दोनों को ऐड करने के लिए अगर हम लेते हैं एलसीएम तो एलसीएम में आ जाएगा √3। तो उसके बाद ये 2 एज इट इज़ एंड √3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बन जाएगा 2√3। इसके बाद जब हम यहाँ पर इसको पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो न्यूमरेटर में 1/√2 था ये एज इट इज़, और इसको आप पलट करके लिख सकते हो, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 2√3। तो 1 × √3 इज़ √3 एंड √2 को जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि √2 × 2 + √3। अब इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट वाले नंबर, उसमें इर्रेशनल नंबर आए हैं, और इन इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यानी कि अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसका जो डिनोमिनेटर है हम उसको रैशनलाइज करेंगे। बट रैशनलाइज करने से पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में जो 2 है वो कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेकर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बाहर ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि √2 पहले से ही था और 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो वहाँ पर रह जाएगा 1 + √3। आप उसको 1 + √3 या फिर √3 + 1 भी लिख सकते हो। अब इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में डिवाइड भी करेंगे √3 - 1 से, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो साइन है हम हमेशा उसका अपोजिट साइन लेकर ही उससे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। और अगर यहाँ पर इनके बीच में होता साइन माइनस का तो फिर हम यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करते, बट अभी यहाँ पर साइन प्लस का है तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन लिया है माइनस का। तो देखिए √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि √3 × √3 - 1, और उसके डिनोमिनेटर में ये 2√2 एज इट इज़, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का। तो देखिए 1 + √3 को आप √3 + 1 लिख सकते हो, और दूसरे ब्रैकेट में है √3 - 1, तो यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी। फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा a + b × a - b, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं √3² × √3² - 1²। इसमें से √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, बट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, एंड 3 - 1 इज़ 2। तो अब इस तरीके से यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, एंड देन 3 - 1 इज़ 2। अब इसके बाद यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 4, देन √2। तो यानी कि ये हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ गया है। बट या तो आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी भी डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, यानी कि रूट वाला नंबर है, तो अगेन आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, इसी को √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से ही डिवाइड करके। तो √2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस √3 से, तो ये बन जाएगा √6, और ब्रैकेट में है √3 - 1, एंड डिनोमिनेटर में √2 × √2, ये तो 2 होगा, बट उसके साथ साथ 4 भी है, तो 4 × 2 ये बन जाएगा 8। तो इस तरीके से भी आप उसका आंसर लिख सकते हो। और इसी में एक और स्टेटमेंट आपको दी गई थी कि इफ sin 2a = 2 sin a, then show that it is true for a = 0 डिग्री। आपको याद होगा कि सेम यही जो सम है वो आपको बुक में दिया गया है MCQ में, यानी कि वहाँ पर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और आपको उसमें से ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वहाँ पर जब ये सम मैंने आपको करवाया था तो आपको इसका मेथड बताया था कि जो भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 बाय 1 आपको चारों ऑप्शन इस इक्वेशन में पुट करने हैं, और जो भी ऑप्शन की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दी गई है इसके कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर दिया गया है a = 0 डिग्री। आपको बस ये शो करके दिखाना है कि ये जो a = 0 डिग्री है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर इक्वेशन है sin 2a = 2 sin a। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं a की जगह पर 0 को, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगी sin 2 × 0। इसी तरह से इसकी जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगी 2 sin, और वहाँ भी a की जगह पर 0। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि sin 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 ही होती है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर आ जाएगा 0 और राइट हैंड साइड में भी आंसर आ जाएगा 0। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हैं तो इट मीन्स a = 0 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और यही इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये तो थे आपके क्वेश्चन
पेपर 1 में से 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन, और इसी सैम्पल पेपर के जो 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सोल्व करवा दिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लेना। अब इसी सैम्पल पेपर के जो बाकी और सम होंगे, जैसे कि केस स्टडी से रिलेटेड सम या फिर 3 और 5 मार्क्स वाले जो सम होंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे, वो हम इसके आगे आने वाले वीडियोस में सोल्व करेंगे। और जब ये पहला सैम्पल पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो और सैम्पल पेपर हैं 2, 3, 4 या बाकी जितने भी सैम्पल पेपर हैं उनको भी इसी तरह से हम वीडियोस में ही सोल्व करेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ रहेगी अब आपकी, जिसमें हम सारे सैम्पल पेपर्स का सोल्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।